बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बारिश का टुकड़ा। कुछ शामों की शक्ल खूबसूरत नहीं होती। गहरी काली घटाएं, बेतहाशा बरसती बूंदें, बीच बीच में आंख दिखाती बिजली और हवाओं का अजीब सा शोर, जैसे कोई घायल रूह कराह रही हो। लखनऊ बनारस हाईवे पर ऐसा ही मौसम था। बस की चौथी सीट पर बैठा मैं खिड़की से रिश्ते पानी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाएं कंधे के ठीक ऊपर छेद से बूंद टपक रही थी। मैं थोड़ा और खिसक गया। भाई साहब, हमें गिराएंगे क्या? दाईं ओर बैठे लड़के ने कहा। भाई साहब, कितनी जल्दी रिश्ते गढ़ने लगते लोग। मैं थोड़ा खिसक के बैठ गया। तभी मेरा मोबाइल बजा। कहाँ पहुंचे शर्मा जी? ये मेरी पत्नी थी, संजना। लखनऊ से चले मुझे 6 घंटे बीत गए थे। आधे घंटे पहले इलाहाबाद क्रॉस किया और उसके बाद अब कहाँ पहुंचा नहीं पता था मुझे। अब पता नहीं, मैंने पानी के पर्दे के बीच से कुछ देखने की कोशिश करते हुए कहा और चुप हो गया। वो भी चुपचाप मेरी खामोशी सुनने लगी। मुझे आपके साथ होना चाहिए था और मैं यहाँ। उसकी आवाज से तकलीफ छलकी। पाँव में फ्रैक्चर की वजह से इस मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ नहीं थी। मुश्किल वक्त, मेरे पिताजी की मृत्यु। थोड़ा टूटा, थोड़ा तकलीफ में था मैं इस वक्त। औलाद कितनी भी उम्र की हो जाए, उसे पिता का साथ, उनके साए की जरूरत होती ही है। ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर बाद फोन खड़काती हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। मेरा दिमाग उसके कहे एक शब्द पर अटक गया। फोन खड़काती हूँ। सांची कभी फोन या कॉल करना नहीं, खड़काना कहती है। कहती कि फोन इस वर्चुअल दुनिया के दरवाजे की कुंडी है जिसे हम ट्रिंग ट्रिंग से खड़काते हैं। सांची, हमारी बेटी। मेरे गले में खराश होने लगी। ऐसा अक्सर होता है जब भी मैं सांची को याद करता हूँ। कुछ अटकने लगता है सीने और गले के ठीक बीच में। तेज बारिश के बीच बस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता धीमी होने लगी। 30, 30, 20, 10 और फिर ब्रेक के साथ रुक गई। कुछ खोजी स्वभाव की सवारियां आगे देखकर आ गईं। अरे, पेड़ गिर गया है, रास्ता बंद है, इन्हीं में से किसी ने चिल्लाकर कहा। सारी बस में भुनभुनाहट शुरू हो गई। मैंने खिड़की से झांका। गाड़ियों की कतार बहुत लंबी थी। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो सवारियां रोड पर टहलने लगी। मैं भी घुटनों को सहारा देते हुए धीमे धीमे नीचे उतरने लगा। बढ़ती उम्र में शरीर के बाकी पुर्जों की तरह घुटनों ने भी साथ छोड़ दिया था। हौले हौले अभी बस से उतरा ही था कि निगाह अगली बस से उतरती एक लड़की पर जमी। वही स्पोर्ट शूज, वही लाइट ब्लू जीन्स, गले में हेडफोन और हाँ, कलाई की चूड़ियां भी पहले नहीं थीं। उसे देखते हुए एक टुकड़ा बादल मेरी आंखों में तैरने लगा। जिससे मैं एक हफ्ते दूर नहीं रह पाता था, आज उसे पूरे 1.25 साल बाद देख रहा था। अपनी बेटी सांची को देख रहा था। ढलती शाम की मध्यम रोशनी में सांची इधर उधर देख रही थी। कभी गर्दन उचकाकर बसों ट्रकों की कतार को, कभी सड़क के किनारे लगी रेलिंग पर बैठे लोगों को। बस उसने अब तक मुझे ही नहीं देखा था। ऐसी ही थी वो, अपनी धुन में रहने वाली। न दाएं की फिक्र, न बाएं की परवाह। घूमते हुए अचानक वो पलटी मेरी तरफ। उसकी निगाहों में हैरानी थी, यकीनन मेरी आंखों से ज्यादा। वो मुस्कुराई। मैंने बेरुखी से निगाहें फेर ली। कभी कभी हम जब निगाहें फेरते हैं तो पूरी तरह नहीं फेर पाते, वो वहीं चिपकी रह जाती हैं, दीवारों पर उधड़े उधड़े इश्तिहार की तरह। मैं वापस बस में आकर बैठ गया। उलझन होने लगी मुझे। सांची का इस बरसात में हाईवे पर ऐसे मिलना कोई इत्तेफाक था क्या? मैंने बाहर निगाह डाली। धुंधली खिड़की के उस पार सांची थी, इस पार मैं,
और बीच में वो वक्त जब मैं उससे नजरें नहीं फेरता था, बल्कि वो मेरी आंखों का तारा हुआ करती थी। उन दिनों सांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी। कई फॉर्म भरे थे। मुझे ये मेरिट एंट्रेंस कुछ समझ नहीं आता था। मैंने प्राइवेट बीए किया था और पिताजी का टेक्सटाइल बिजनेस बढ़ाने में लग गया था। डिग्रियों के लिए इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पापा, गेस व्हाट, एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट आ गई है और पता है मेरी 5th रैंक है। उस रात डिनर के वक्त वो हाथ में पर्चा लिए मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मना रही थी मुझे। क्या करेगी इतनी दूर जाकर, यहीं एडमिशन ले लेना। मैंने उसको समझाने की कोशिश की। उसका एडमिशन इलाहाबाद के कॉलेज में हुआ था। क्या पापा, फिर इतनी पढ़ाई क्यों करती? माँ के साथ बैठ के टीवी में दीदे न फोड़ती? उसने लापरवाही से कहा और खाने में जुट गई। मैं तमाम दलीलें सोचता रहा, लेकिन उससे कह नहीं पाया। कहता भी तो वो कौन सा मान जाती। आस पड़ोसी जब बधाइयां देने आने लगे तो नाज भी हुआ अपनी लायक बेटी पर। एडमिशन, हॉस्टल, रूममेट, सब कुछ सेट करवा कर मैं और संजना वापस आए थे। उस शाम को जब हॉस्टल के फोन पर मेरी सांची से बात हुई तो मेरा गला रुंध गया। पहली दफा अपने से दूर किया था ना उसे। तू ठीक तो है ना? मैं इतना ही पूछ पाया था। वो चुप रही। मैं उसकी खामोशी महसूस कर रहा था। तभी मोबाइल की रिंग ने मुझे चौंका दिया। संजना का फोन था। पूछ रही थी, कैसे हैं, कहाँ पहुंचे? मैंने पेड़ गिरने और ट्रैफिक रुकने की बात बताते हुए कहा, जानती हो, सांची मिली मुझे यहाँ। अच्छा, कहते हुए वो थोड़ी देर चुप रही। अजीब चुप्पी थी है, जैसे जबरदस्ती किसी को श्श करवा कर चुप कराया हो। थोड़ी देर बाद वो बोली, आपने बात की क्या उससे? मैं क्या बात करूंगा और क्यों करूंगा? मेरी आवाज में कसैलापन उतर आया और जाने कितनी देर तक जबान पर ठहरा रहा। बड़े से पेड़ के नीचे गीले तने पर पीठ टिकाए खड़ी सांची किसी अनदेखे बिंदु को निहार रही थी। बदल गई थी उसकी सूरत। भवों की गोलाई में एक झुकाव आ गया था, जैसे किसी फिक्र ने लोच बना दी हो। कंधे थोड़े झुके थे किसी अनदेखे बोझ से। कोई तकलीफ है क्या इसे? मैंने खुद से पूछा। खुद से पूछे गए सवाल सबसे मुश्किल होते हैं। किसी यक्ष प्रश्न की तरह बीते 1.25 साल में ऐसे तमाम सवालों जवाबों के भंवर में रोज डूबा हूं। क्या रुक नहीं सकती थी वो? अरविंद इतना जरूरी था उसके लिए? मेरी इल्तिजा, मेरी नाराजगी का असर नहीं हुआ था उस पर? पिछले आधे घंटे से अकेले खड़ी थी वो, लेकिन मैं उसके करीब अरविंद को देख रहा था। अरविंद, ये नाम जहन में आते ही अतीत की खिड़की एक बार फिर खुल गई। पापा, ये अरविंद है। 1.25 साल पहले लिया गया अरविंद का नाम मेरे कानों में गूंजने लगा। वो सांची के कॉलेज का आखिरी हफ्ता था। उस बार वो अरविंद के साथ आई। लंबी कदकाठी, आंखों पर चश्मा, घनी मूछें और बाएं गाल पर एक चोट का निशान लिए एक लड़का मेरे ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था। सांची उसी सोफे के हैंडल पर टिक कर बैठी थी, ठीक मेरे सामने। पेरेंट्स नहीं हैं, 2 साल पहले पढ़ाई पूरी हुई, अब यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेक्चरर है। पिछले आधे घंटे में अरविंद ने अपने बारे में ये बातें बताई थीं, लेकिन कुछ बिन बताई बातें मैं पढ़ रहा था। और आगे लाइफ में क्या प्लान है? मैंने अरविंद की चटकती उंगलियां देखते हुए पूछा। जी बस सेटल होना है। उसकी आवाज़ में झिझक थी। कैसे? एक शब्द वाले सवाल ने उसे कुरेदा। सांची धीमे से अपनी उंगलियां उसकी बाजू के इर्द गिर्द फंसाते हुए बोली, पापा सेटल मतलब शादी। हम शादी करना चाहते हैं। ये वही बात थी जो मैंने पढ़ी थी। कुछ देर बाद अरविंद चला गया, लेकिन सही मायनों में वहीं पैठ जमाए बैठा था, हम बाप बेटी के बीच। अच्छा है वो पापा, खुश रहेंगे हम। सांची ने पैरवी की। कैसे रहोगे? न परमानेंट जॉब है, न परिवार है। मैंने उसे नकारा था। जॉब हो जाएगी पापा, और परिवार के लिए आप लोग हैं ना? सांची ने एक उम्मीद से पूछा तो मैंने नजरें फेर ली थी। नहीं पसंद था मुझे अरविंद। अपनी सांची के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कास्ट डिफरेंस, जॉब इनसिक्योरिटी और अकेला है।
कितनी चीजें नजरअंदाज करता मैं। तभी बस के दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो मेरा ध्यान टूटा। कंडक्टर कह रहा था, पास के गांव में दुकानें हैं, अगर किसी को कुछ खाना पीना तो जा सकता है। मैं उतरकर नीचे आ गया। सवारियों का एक झुंड पगडंडी से होते हुए गांव में जा रहा था। उनमें सबसे पीछे सांची भी थी। मेरा मन उसके कदमों से चिपक गया, ठिठकते चलते कदमों से। काले आसमान में गहरे काले गुच्छे इधर उधर घूम रहे थे। जब वो टकराते तो एक गड़गड़ाहट गूंजती, जैसे दो जिद्दी बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हों। भीड़ में जाती सांची मेरी नजरों से ओझल होने लगी। मैंने फटाफट बैग से छाता निकाला और तेज कदमों से उसके पीछे हो लिया। पांव फिसलने का डर भी लग रहा था और सांची के दूर होने की फिक्र भी। हाँ, फिक्र। कितना भी नाराज हूं, कितना नजर फेर ले, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती ही है। मन चिंता में रोज घुलता है, जैसे मेरा और संजना का घुलता था। मोह का हर बंधन तोड़कर जिस रोज सांची चली गई थी, तब से आज तक का वक्त मुश्किल से काटा था मैंने। संजना हर चौथे दिन दोहराती कि हमें मान जाना चाहिए। माँ थी वो, लाजमी था कि उसका दिल पसीज गया हो, लेकिन मैं नहीं पसीजा। न तब जब फैमिली ग्रुप पर उसने गृह प्रवेश की तस्वीरें डाली और मैंने बिना देखे डिलीट कर दी, और न तब जब उसने अपनी नौकरी का मैसेज डाला और मैंने ग्रुप छोड़ दिया। उसने भी पढ़ा होगा मैसेज, पापा लेफ्ट। मेरे कदमों की आहट उस तक पहुंचने लगी। उसने पलट कर देखा और मोबाइल की टॉर्च हवा में घुमा दी। मैं थोड़ी दूर पर ठहर गया। ठहरना कभी रुकना नहीं होता, इसमें वापस चलने की गुंजाइश होती है। मैं जाने कितनी दफा ऐसे ही ठहरा था। उस यूनिवर्सिटी के गेट पर जहां अरविंद पढ़ाता था, उस कॉलोनी के मुहाने पर जहां सांची की गृहस्थी थी, लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाए। मन कड़ा करके लौट आया हर दफा। गांव की कुछ झोपड़ी नुमा दुकानों पर भीड़ बट गई। मैं और सांची एक चाय की टपरी पर थे। 2 चाय, एक हल्की मीठी, उसने चाय वाले से कहा। हल्की मीठी चाय उसने मेरे लिए बोली होगी। बारिश और हवाओं से हल्की ठंड होने लगी थी। सांची ने पर्स पर लटका स्टोल खोल कर ओढ़ लिया। ये स्टोल हाल में ही कहीं देखा था मैंने, लेकिन कहाँ? मैं दिमाग पर जोर डालता रहा कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर चमकते संजना के नाम को सांची की नजरें बड़े चाव से देख रही थी। मैंने एक उखड़ी सी नजर उस पर डाली। कहाँ पहुंचे जी? संजना ने पूछा। अभी वहीं हैं, फोन कर दिया बड़े भैया को, संस्कार सुबह होगा, कहते हुए मन फिर भीग आया। पिताजी की कमी खलने लगी थी। दूर जरूर थे, लेकिन उनका होना काफी था। पापा, आपकी चाय। मेरे पीछे से आती सांची की आवाज जितनी मैंने सुनी, उतनी ही फोन के उस पार संजना ने। सांची की आवाज थी ना? बात हो गई क्या आप दोनों में? पूछते हुए उसकी आवाज हल्के से कपकपाई, जैसे कोई खुशी आवाज में रेंग गई हो। ये क्या था? क्या वो चाहती थी कि मैं सांची से बात करूं, उसे माफ कर दूं? और क्या संजना खुद माफ कर चुकी थी उसको? बारिश फिर होने लगी। तेज हवा से बूंदें अलग अलग ओर बह रही थीं। वक्त भी इसी तेज हवा सा होता है, और हम बूंद से। ये बूंदें जमीन में जज्ब होने के लिए आसमान से गिर रही होंगी, लेकिन नियति देखो, कुछ दीवारों पर लुढ़क रही थीं, कुछ पत्तों पर झूल रही थीं, और कुछ सांची की हथेली में इकट्ठा हो रही थीं। सांची मेरे ठीक बाईं ओर खड़ी थी, बारिश की बूंदों को हथेली में भरते हुए। मैं उसकी हथेली निहारने लगा। वो सिकुड़कर छोटी होती दिखने लगी, बचपन जितनी। वो जब छोटी थी तो ऐसी बारिशों को हथेली में भरकर मुझ पर उछाल देती थी। मैं झूठ मूठ का रूठता और वो हंस देती। रूठा तो मैं अब भी था, लेकिन सचमुच का। माँ कैसे हैं पापा? ये पूछते हुए उसने पानी जमीन पर गिरा दिया। मैं कुछ देर चुप रहा। जवाब का इंतजार करते करते उसका चेहरा उदासी ओढ़ने लगा। तकलीफ की लकीरें माथे पर गहरी होने लगी। मैंने उसके चेहरे से निगाहें उखाड़ते हुए कहा, ठीक है वो एकदम, शी इज फिट एंड फाइन। इस फिट एंड फाइन पर मैंने थोड़ा जोर दिया। झूठे खोखले शब्दों पर आवाज का जोर बढ़ाने से वो सच जैसे सुनाई देते हैं, ऐसा लगता था मुझे। वो मुस्कुरा रही थी,
जैसे जानती हो कि मैंने संजना की गठिया की बीमारी, सरदर्द की तकलीफ छुपा ली है, और वो जानती हो कि उसकी माँ कितनी ठीक है और कितनी बीमार। और आप कैसे हैं? उसने फिर पूछा। मैं शब्द खोजने लगा। मैं भी एब्सोल्युटली फाइन, इवन फैंटास्टिक, मैंने कहा। वो मुझे गौर से देखने लगी, शायद उस झूठ को पढ़ने लगी जो मेरी उंगलियों की थरथराहट, मेरी कंपकपाती हुई कनपटी बता रही थी। बारिश हल्की होने लगी थी। धीरे धीरे लोग लौटने लगे, हम भी चल दिए। पाँव की छप छप में खनकती चूड़ियां शामिल थीं। लौटने वाले रास्ते ज्यादा रपटीले हो गए थे। मुझे पार करके सांची आगे हो गई। पापा इधर से आना, उधर गड्ढा है। टॉर्च की रोशनी जमीन पर मारकर उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उम्र के दास्ताने पहने मेरे हाथ मैंने उसकी ओर बढ़ा दिए। वो मुस्कुरा दी। उसे ये पॉजिटिव साइन लगा होगा, लेकिन जैसे ही गड्ढा पार करके मैंने अपना हाथ सरकाया, मुस्कान भी कहीं सरक कर गुम हो गई उसके चेहरे से। आप अब भी नाराज हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब भी? मैं बुदबुदाया। इतना आसान है ये सब? पिता को क्या तकलीफ होती है तुम नहीं जानती बेटा। मेरी आवाज में पूरा 1.25 साल का दर्द था। वो मुझे एकटक देखती रही। हल्की रोशनी में मुझे सब साफ दिख रहा था। दांतों में भिजे उसके होंठ, गले का उतार चढ़ाव, डबडबाई आंखें। हाँ, मैं नहीं जानती एक पिता का दर्द, लेकिन पिता को खोने का दर्द वो तो जानते हैं ना आप पापा। सांची की कपकपाती आवाज मेरे कानों में किसी पतंगे सी फड़फड़ाती रही। देर तक, बहुत देर तक। कुछ बातें दिल के कानों में पड़ती हैं और गूंजती रहती हैं। सांची के सवाल ने मुझे लकीर के उस पार ला दिया था जहां वो खुद थी। पिता को खोने की तकलीफ क्या होती है हम दोनों समझ रहे थे। इसे पता था कि इसके दादू अब नहीं रहे। उस फैमिली ग्रुप पर तो अब भी होगी। हो सकता है बनारस ही जा रही हो। सोचते हुए मैंने बस की सीढ़ी पर बैठी सांची को देखा। वो चैट कर रही थी किसी से। दुखी थी वो, हारी, दरकी हुई। मेरे दिल में भी चटखन पड़ने लगी। तुम बनारस जा रही हो? किस लिए? मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा। आवाज हल्की नरम पड़ गई थी। वो थोड़ा खिसकी और बैठने का इशारा करते हुए बोली, एड़ियां दर्द करने लगेंगी, बैठ जाइए। मैंने अपना सवाल दोहराया। आप के लिए जा रही हूं? जानती हूं कैसा लगता है अगर सर से पिता का हाथ हट जाए। बहुत कमजोर पल होता है, और अकेलेपन में ये तकलीफ भीतर तक तोड़ देती है। झेला है मैंने। उसकी थरथराती आवाज चुप हो गई। उसके हर लफ्ज की धार मुझे भेदने लगी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन एक पीर रिस रही थी उसके चेहरे से। ये क्या कर दिया था मैंने? अरविंद का परिवार इसके पास था नहीं, और जो था वो भी छीन लिया था मैंने। मैं उसके बगल में बैठा और बाजू उसके कंधे के इर्द गिर्द लपेट दी, जैसे बचपन में लपेटता था। उसने अपना सर ठीक वैसे ही मेरे कंधे से लगा लिया। हम चुप बैठे रहे बहुत देर तक। तभी उसके मोबाइल की लाइट जली। मैसेज नोटिफिकेशन था, मां के नंबर से। संजना उससे कांटेक्ट में थी। मुझे याद आने लगा उसके मोबाइल पर चमकने वाला वो अननोन नंबर, त्योहार में होने वाली एक्स्ट्रा शॉपिंग और उसकी आंखों की वो चमक जो बीते 1.25 सालों में मेरी आंखों से गायब रही। और यूं मिलना इत्तेफाक। मां से बात होती है मेरी, वो साथ थी तो यह मुश्किल वक्त कट गया, वरना उसने मेरे मन की उहापोह बूझ ली थी। तू घर भी आती थी? मैंने पूछा। उसने ना में गर्दन हिलाई। बोली, अधूरे मायके में कैसे आती पापा। रास्ते में गिरा पेड़ हट चुका था। सारी सवारियां धीरे धीरे बस में बैठ रही थीं। हॉर्न की आवाजें शोर करने लगीं। मैं उसकी बस के कंडक्टर से सीट के लिए बात करने लगा। जा, मेरा सामान उतार ला। अपनी सीट दिखाते हुए मैंने उसको कहा, यहां से 7 बनारस चलेंगे, फिर घर, तेरे पूरे मायके। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं उसकी एक उंगली हथेली में थामे बस में चढ़ने लगा, जैसे पिताजी मुझे संभालते हुए चलते थे। मैं अपने भीतर पिताजी को महसूस करने लगा।
बस जल्दी। हल्की हल्की बयार के साथ बूंदें बरसने लगी। बारिश का झरना खिड़की के सहारे सरक रहा था। ये सावन था या जाने भादों, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने आंगन की बारिश का टुकड़ा साथ लिए चल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।